गुड इवनिंग। तो हम लोग आज शुरू करेंगे देश के निवेदन हिंदी में यूनानी आपके पढ़े तो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो ये हो जाएगा नंद वंश। ऑप्शन ए हो जाएगा। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में महापद्मनंद के 8 उत्तराधिकारी पाए गए हैं। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन भी था। ग्रीक लेखकों ने उसे अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे एक धनी व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है। भद्दसाल उसका सेनापति था। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मगध का निम्नलिखित में से कौन सा शासक सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका हो जाएगा घनानंद। धनानंद। घनानंद नहीं घनानंद। हाँ, हाँ, वही है, दोनों है वही। दोनों उड़ीसा है। गलत। धन कोई से बात। ज्यादा ज्यादा धन होगा तो धनानंद। कथन और कारण है। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। और कारण है, वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ था। तो ये हो जाएगा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। हाँ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ लेना। हाँ, यही है। लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से हाँ, पराजित नहीं हुआ था। युद्ध की थकान और घर की याद के कारण उसकी सेना ने ब्यास या बिपाशा नदी को पार करने अच्छा से अच्छा। इनकार कर दिया। इस प्रकार कारण असत्य है। हम्म, उसमें क्या बोलते नेक्स्ट। हैं सीरियल में देखे थे, चलो उसको मार दिया था हम्म। बचपन में। किस भारतीय गणराज्य या राज्य की महिलाओं ने युद्ध के मैदान में अपनी बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने या घायल होने के बाद सिकंदर के खिलाफ हथियार उठा लिए थे? तो ये हो जाएगा मसग। मश मश मश। मसग। हम्म, ये है, सिकंदर के आक्रमण के समय अस्वाक एक सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मसग या मस्कावती थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुषों के मारे जाने पर महिलाओं ने उसके खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इस हाँ, विवरण में कहा गया है कि सिकंदर ने इस नगर की सभी महिलाओं को मार डाला था। अच्छा। वेरी बैड। नेक्स्ट। भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसके पास एक श्रेष्ठ सेना थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों द्वारा मदद मिली। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा। प्रशासक कहाँ से? अच्छा प्रशासक थोड़े। नेक्स्ट। हम्म, और सब तो सही ही है। अच्छा प्रशासक होना उसकी सैन्य जीत की गरबा पर कितना बार आया है ये। भगा दिया बहुत सेम बार क्वेश्चन। आता है। वही ना। नेक्स्ट। उस बहादुर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर हराया था। जिसे पुरुष। सिकंदर ने हरा दिया था। तो पुरुष। पोरस या पुरु। हाँ, मैं नहीं, वो देख रही थी ऐसा कि कोई बात कौन नहीं। सा राजा बहादुर कैसे था। बहादुर था तो हार कैसे गया। अरे तो नेक्स्ट और लास्ट। बहादुर बहादुर लोग भी हारते हैं। कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये हो जाएगा डाइमेकस। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, कुछ पढ़ने स्ट्रेबो के वाला नहीं है। अनुसार सेल्यूसिड सम्राट एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। निर्याकस, अनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ आए साथी या लेखक थे। चैप्टर खत्म हुआ। ये तो खत्म हुआ ना, लेकिन अब इससे अगला नेक्स्ट में बहुत कुछ है। अब हम लोग शुरू करेंगे मौर्य आता रहता है। साम्राज्य। मौर्य मौर्य एक सौ तो चौवालीस पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी हो जाएगा। पढ़ना है क्या? नेक्स्ट। इसमें कुछ नहीं पढ़ने लायक कुछ नहीं नहीं है। नहीं, आगे ठीक मिलेगा है। कुछ। अच्छा अच्छा। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये भी हो जाएगा चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य।
ये तक नेक्स्ट। पूछा। फिर वही क्वेश्चन घुमाया, कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश है? मौर्य। मौर्य। 321 ईसा पूर्व से एक इसलिए सौ हाँ। चौरासी ईसा पूर्व तक। हम्म, ईसा पूर्व तक। इसकी हाँ। स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद कुषाण वंश, गुप्त वंश 275 से 550 ईस्वी और वर्धन वंश ने प्राचीन भारत पर शासन किया। नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट। सोचना। चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुखता से उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है? तो ये हो जाएगा विशाख दत्त। ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में मिलता है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदान करता है। ढूंढी राज ने मुद्रा राक्षस पर एक भाष्य लिखा था। इस नाटक में चंद्रगुप्त को नंद राज के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। यह पुस्तक चंद्रगुप्त को ब्रिसल या कुलहीन निम्न कुल के नाम से चित्रित हम्म, करती है। नेक्स्ट। अच्छा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रो कोटोस कोटोस कहा चलो गया बताओ। था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये और किसी हम्म, चैप्टर में पढ़े थे। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट। ठीक है। विलियम जोन्स ने कहा था, फिर आ ही गया क्वेश्चन, सैंड्रो कोटोस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? तो ये हो जाएगा विलियम जोन्स। ऑप्शन ए। वो घुमा दिया। नेक्स्ट। कौन सैंड्रो कोटस चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर महान के साथ मुलाकात का उल्लेख करता है? तो ये हो जाएगा जस्टिन। जस्टिन बीबर। नहीं। नेक्स्ट। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसको नहीं पता है? इसी पे ने एक कमेंट नेक्स्ट। किया था वीडियो पे। हाँ हाँ। तो चाणक्य को शांतनु का। उनके बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी। ठीक है। 11। नेक्स्ट। विष्णुगुप्त होगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णु। तो ये तो एक ही विष्णुगुप्त। दिया है, विष्णुगुप्त। तो वही हो वाह। जाएगा। नेक्स्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर एक पुस्तक है? एक तो से ये हो ज्यादा होगा। जाएगा, हाँ, धन संचय भी होगा। एक से ज्यादा और होगा, देखने से लग रहा है। राजनीति, शासन कला, आर्थिक नीति और हम्म, सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। इस प्रकार यह कई पहलुओं बीसीडी को शामिल करता है। इसीलिए तो। नेक्स्ट। देगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन या सरकार के सिद्धांतों पर पुस्तक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा मित्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किन पहलुओं से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। बोलो। नेक्स्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही है? पहला है, न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। दूसरा है, यदि किसी दासी दासी ने अपने स्वामी के पुत्र को जन्म दिया तो वह कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाती थी। हम्म। हो गया। कई बार यही सही। दोनों सही है। कौन सा एक पहला और दो। दूसरा? सही हम्म। बात है। ऐसा पूछा जा। करता था। नेक्स्ट। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, नेक्स्ट। 18। डाइमिकस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट।
उन्नीस। अशोक ने अवंती महाजनपद जीता और बिंदुसार के शासनकाल में इसे मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। यह किस ग्रंथ को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा बुद्ध घोष का सामंत पासादी का। ऑप्शन ई हो जाए। नेक्स्ट। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य रूप से किससे बना था? लकड़ियों से। इसका नाम भी एक लखनऊ। बार पूछा था, क्या नाम है? तो राजप्रसाद नाम है उसका। इसमें दिया होगा कहीं। हो उसका सकता है। नाम राजप्रसाद है। हाँ। मौर्य काल के पुरातात्विक अवशेष पटना या प्राचीन पाटलिपुत्र के पास बुलंदी बाग और कुम्हरार है में हाँ। खोजे गए हैं। उत्खनन से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। उत्खनन कार्य डीबी स्पूनर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट। कुम्हरार स्थल पर किस प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बड़ा फेमस हम्म। था पहले। अभी तो कुछ भी नहीं है इधर, रोड भी सही नहीं है। हम्म, बुलंदी बाग किसका प्राचीन स्थल था? बहुत कुआं है। पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। बुलंदी जलवा बाग। है। जलवा है पाटलिपुत्र का। कुआं बहुत सारा है इधर। कुआं बहुत खुदवाया है इधर, जानवर रहता था। मौर्य शासकों में से किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। आधा नाम क्यों लिखता है? अंग्रेज सब में तो लॉर्ड लगा लेता है, उसमें आधा नहीं करेगा। लॉर्ड पहले कल करते थे। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा खास तो है नहीं। नेक्स्ट। नहीं, मालवा गुजरात और महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यही न था ईरान तक, एक ही बार हुआ था अखंड भारत। हाँ, अब अशोक तक तो रहा था कल। इतना नहीं न कर पाया कोई। कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? साची। सुसीम तो उसका क्या बोलते हैं, अशोक का भाई था, जिसको मार के बिंदुसार का हत्या करके है, बैठा था लिखा गद्दी है पे। ना। बिंदुसार का बड़ा पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का प्रश्न था। पोता तो वही ना, बिंदुसार का दो मतलब बहुत बेटा था, अशोक भी था उसी का बेटा। सुसीम को मार के बैठा था अशोक गद्दी पे। और शब्द। नेक्स्ट। वह शिलालेख जो पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के प्रभाव को सिद्ध करता है, तो ये जगह रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक शिलालेख। नेक्स्ट। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था, यह किसके द्वारा सिद्ध होता है? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ रॉक शिलालेख। अभी तो पढ़े थे। नेक्स्ट। किस भारतीय राजा ने सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। 305 ईसा पूर्व में। जो कि क्या बोलते हैं, सिंध का गवर्नर था। नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष हराया था? तो 305 बीसी। आई गया अभी तो फिर। पढ़े थे। ABC। नेक्स्ट। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गवर्नर पुष्यगुप्त के माध्यम से किया गया था। यह झील गिरनार पहाड़ियों पर सौराष्ट्र क्षेत्र के मध्य में स्थित थी। बाद में अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त जैसे महान सम्राटों ने समय समय पर इस झील की मरम्मत और जीर्णोद्धार करवाया। नेक्स्ट। 31। दिया गया मानचित्र किससे संबंधित है? मानचित्र कहाँ गया? मानचित्र अशोक नहीं अपने देखने को मिला। शासनकाल के अंत की ओर। नहीं दिया है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं उतना। नहीं नहीं, मानचित्र था बुक में, उसको हम लगाए नहीं। मानचित्र वाला हम लोगों के लिए थोड़ी बस हाईएस्ट में आता है मानचित्र। कोई बात नहीं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राय धर्म की स्थापना किसने की? अशोक। करुणा। पहले क्या। तो इतना मारपीट हुड़दंग मचाया था। नेक्स्ट। अशोक के संबंध में निम्नलिखित में से
हम्म। 33। क्या करना है, कथनों पे विचार करना है। अशोक द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और दूसरा है, अपने शासनकाल के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नए प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक और दो दोनों। तो सही है ना? हम्म। ठीक। चल। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? श्रीलंका। ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा पटाखा उड़ा रहा है। यहाँ भी, यहाँ तो बहुत देर से हो रहा है। मैच देखे नहीं, कुछ रहा ही नहीं गया मैच में। एक तरफा हो गया। नेक्स्ट। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख ने दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है? तो दूसरा प्रमुख शिलालेख, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 शिलालेख है टोटल। हम्म। 36। नेक्स्ट। भारत का पहला अस्पताल और औषधीय उद्यान किसके द्वारा बनवाया गया था? हाँ। तो ये हो जाएगा अशोक। और- और- नेक्स्ट। बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने हिंदू धर्म में विश्वास नहीं छोड़ा। इस तथ्य का प्रमाण क्या है? देवानाम प्रिय की उपाधि। ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके शिलालेखों में उन्हें देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय नाम रख दिया गया था, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। यह बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद हिंदू धर्म के देवताओं में उनके निरंतर विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट। बढ़िया। 38। किन स्रोतों में अशोक के शासनकाल के दौरान तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा दीपवंश और महावंश में। ऑप्शन बी हो जाएगा, हम्म। 2 और 3। क्या है ये? अशोक के दौरान पाटलिपुत्र कुछ में नहीं, तृतीय। कुछ है नहीं पढ़ने वाला। ये तो पाटलिपुत्र में कल हुआ ही था पढ़े थे ना। अरे तो फिर बौद्ध वाले में पढ़ लिए थे। नेक्स्ट। अशोक के फिर शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन क्या बी हो बोले? जाएगा। आगे होगा। कल भी आया था ये तो। हाँ। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त और दशरथ। ऑप्शन दो डी। और चार। डी हो जाएगा, 2 और 4। नेक्स्ट। रज्जुक कौन थे? तो ये हो जाएगा मौर्य प्रशासन में अधिकारी। नेक्स्ट। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा शब्द किस विभाग से जुड़ा था? न्याय विभाग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट। 45। सार्थवाह क्या था? तो ये हो जाएगा व्यापारियों का काफिला। ऑप्शन बी। और फिर 44। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? तो ये हो जाएगा अग्रहारिक। हाँ। नेक्स्ट। वो अगर पढ़ लेना आज तक वो बताएगा आधिकारिक इसमें कैसे। क्या है, युक्त। ये राजस्व एकत्र उसका करने के लिए जिला स्तर के अधिकारी थे। रज्जु हम्म, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों की एक श्रेणी जो न्यायिक कार्यों के साथ पर्यवेक्षक के रूप में काम करते थे। प्रादेशिक मंडल के एक शीर्ष अधिकारी आधुनिक समय के आयुक्त के समान वे न्यायिक कार्य भी करते थे। अग्रहारिक। हम्म, गुप्त और उत्तर गुप्त काल के दौरान अग्रहारों ब्राह्मणों की भूमिदान के प्रभारी अधिकारी थे, मौर्य काल के नहीं। नेक्स्ट। 45। सारनाथ स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये हो जाएगा बस अशोक। बहुत ऑप्शन बी। बहुत फेमस बता है। इस स्तंभ में के शीर्ष पर 4 शेरों की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह या हम्म, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण है। मौर्य युग के सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट। यही ना पहले कुछ चेंज करवाया मोदी तो सब बोला कि पहले शेर मासूम था, मोदी उसको आकर मत बना दिया। 43।
किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? सांची। सांची सांची सांची। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में भी हम्म, है। पूर्वी पश्चिमी है ना। चंपारण में स्तूप है अशोक का। देखना। किस शासक देखना। ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक। अशोका है, अशोका। नेक्स्ट। फिर वही क्वेश्चन। हाँ, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने। गौतम बुद्ध कहाँ से अशोका करे? है। अरे तो ऑप्शन में कुछ तो देगा। नेक्स्ट। अच्छा। यह विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम है, काक नाम। ऑप्शन ए हो जाएगा। नाम में ये ही कोई नाम भी है। देख के नहीं लगाएगा, जो नहीं पढ़ा होगा तो ये वाला तो कभी नहीं लगाएगा। काक कैसे नाम पता। समझेगा, ऐसे ही लिख दिया है। नाम को काक नाम हाँ, कर दिया है। इससे- और क्या। लेकिन यही लेकिन सही है। लेकिन हम इसी को पकड़ते ना, कुछ ऐसा है नहीं ये पढ़े। अलग है। 50। भरौत का स्तूप किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ये हो जाएगा शुंग वास्तुकला। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुंग काल के दौरान लगभग 150 ईसा पूर्व में जोड़े गए थे, इसलिए भरौत का स्तूप इसकी विस्तृत नक्काशी शुंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट। 51। 51 हो गया। कौन सा हम्म। स्तूप प्रवेश द्वार अशोक की अपनी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष की सांची तीर्थ यात्रा को दर्शाता है? सांची। सांची सांची। मध्य प्रदेश राज्य के स्थित सांची के महान स्तूप से जुड़ा है। तोरण प्रवेश द्वार प्रतीकवाद के समृद्ध हैं और महत्वपूर्ण बौद्ध घटनाओं के दृश्य आख्यान के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट। हाँ, मिलान करना है तो देखते हैं। कौशाम्बी। कौशाम्बी हो जाएगा घोषित राम मठ। और कुशीनगर हो जाएगा रामाभार। सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ हो जाएगा धमेक दम स्तूप। और दम है। श्रावस्ती हो जाएगा सहेत नहीं, महेत। ऑप्शन ऑप्शन सी हो सी है। जाएगा। नेक्स्ट। तीर्थ यात्रा के दौरान सम्राट अशोक ने निम्नलिखित स्थानों का दौरा किया, उन्होंने किस मार्ग का अनुसरण किया? तो हो जाएगा इसमें से। इसको क्या लिखना है? सही हाँ, उत्तर चुनना है। हाँ, तो हो जाएगा लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया और क्या बोलते हैं सारनाथ, उसके बाद श्रावस्ती। ऑप्शन डी होगा। सीक्वेंस में पूछा है लेकिन सीक्वेंस लिखा नहीं है, सीक्वेंस में पूछ लिया है। कोई ऐसे दे सीक्वेंस। दिया 1 2 3 4 5 6 तो खत्म। सीक्वेंस में कहाँ पूछा है। लेकिन सीक्वेंस एक में दो आंसर तीन चार पाँच छः, लिया एक गया है। सेकंड। ओ, क्वेश्चन सही सीक्वेंस से में लिखा लिया है। नहीं। क्वेश्चन सही हाँ। से लिखा नहीं, लेकिन ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि सीक्वेंस मांग रहा है। हम्म। तब मैं नेक्स्ट। को समझ गया है ना ऐसे। वे अपने इतिहासकार कौन राज्याभिषेक के थे। 10वें वर्ष बाद हाँ, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने पुस्तक अशोका द वॉर एम्परर ऑफ इंडिया हाँ, में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अशोक के धम्म यात्रा को निम्नलिखित क्रम में रखा है: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर हम्म, और श्रावस्ती। मतलब नेक्स्ट। इतिहासकार में तो हम ज्यादा देख रहे हैं कि अंग्रेज सब ही ये सबको ढूंढा। वही सब तो काम किया है, ढूंढा है। इंडियन सब टूट अशोक के जाता है। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो शिलालेख सहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। तक्षशिला से आरामी लिपि में हाँ, लिखा एक खंड शिलालेख मिला था। सरेकुना कंधार और शिलालेख द्विभाषी ग्रीक आरामी लिपि में है। हम्म, नेक्स्ट। हिंदी बहुत पुराना लैंग्वेज नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बात का है। ब्राह्मणी जस खरोष्टी ये सब था। पाली जस प्राकृत जसस के अर्धमागधी। जन्म अशोक जसस के के जन्म के बाद का 55। अशोक के स्तंभों पर लिखी गई लिपि है ब्राह्मणी। ऑप्शन ए। ये ब्राह्मणी खरोष्टी से ही लिया गया है, हिंदी को भी बाद में बनाया सब धीरे धीरे डेवलप होता है उसी कुछ काम में। पता। कौन सा अशोक का शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? शाहबाजगढ़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सवाल आया था दरोगा में। ये क्या बोलते हैं, इसको उल्टा करके पूछा था। खरोष्टी लिपि किस लिपि का
कुछ लिपि था, उसको पूछा था किस लिपि से संबंधित है। तो ध्यान ऑप्शन रखना में है यही ना। सब था, ब्राह्मणी, खरोष्टी। समाजगढ़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट। तो क्या था? पत्थर का सबसे संस्कृत। पहला शिलालेख किस भाषा में था? प्राकृत। प्राकृत। प से पत्थर और प से प्राकृत, इससे याद हो गया। लो हो इसीलिए जाएगा। याद है हमको, है ऑलरेडी। इसको नहीं याद होगा उसके लिए। अच्छा। नेक्स्ट। ब्राह्मणी लिपि को पहली बार किन पर उत्कीर्णन अक्षरों द्वारा पढ़ा गया था? तो ये हो जाएगा पत्थर। पत्थर की पट्टिका। नेक्स्ट। ये नहीं याद है, जेम्स अशोक के, प्रिंसेप 1837 में। वही नीचे वही क्वेश्चन है, तो क्या बोलना है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो ये हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। भाई 1837 में वो ब्राह्मणी लिपि को पहली बार पढ़ा था। अंग्रेज होके ब्राह्मणी लिपि पढ़ लिया है क्या? हाँ, तो वो कितना सब बड़ा आगे था है। ना, यहाँ तो लूटने में ही चला गया सब। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन ए हो जाएगा 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। नेक्स्ट। जेम्स जेम्स जेम्स। ब्राह्मणी लिपि का ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो वो भी हो जाएगा, मार दियो उसको। फिर वही क्वेश्चन, फिर वही। नेक्स्ट। अब क्या है पेशावर बताओ। के पास मौर्य साम्राज्य के ब्राह्मणी होगा उत्तर ना। से पश्चिमी भाग में अशोक के शिलालेख किसमें थे? तो ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। ऑप्शन डी फलस्तीन। होगा। ग्रीन वाले। इसको एक बार पढ़ लेना नवाजगढ़ी और है। मानसेरा पेशावर के सुबह पास, में खैबर लेते। पख्तूनख्वा प्रांत पाकिस्तान खरोष्टी लिपि में है। और इसमें है ना। अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट। हाँ, अगर ये पूछ देना ये दोनों तो खरगोशी बोल देते हैं। सब ध्यान हाँ, रखना है। वही पाकिस्तान वाला खरोष्टी होगा। ध्यान रखना। अशोक पूर्व ब्राह्मणी लिपि कहाँ से पाई गई? कहाँ पाई क्या गई है? थी? तो ये हो जाएगा आ, अनुराधापुर। अनुराधाचार्य। श्रीलंका में पाई गई थी, अनुराधापुर अनुराधापुर है ना। श्रीलंका में। भारत में पिपहरवा, सोगौरा और महास्थान ऐसे स्थान है जहां से ऐसी लिपि के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट। 66। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? खरोष्टी। यह मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है। खरोष्टी पुरालेख का अध्ययन जेम्स प्रिंसेप 1835 ईस्वी, फ्रेडरिक गोंटेफ्रेंड गोन अरे ग्रोंटेफेंड 1836 ईस्वी, लासेन 1838 ईस्वी आदि के प्रयासों से शुरू हुआ। नेक्स्ट। 67। प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी गई? तो ये हो जाएगा खरोष्टी। वही तो पढ़े थे खरगोशी। नेक्स्ट। अशोक को उनके शिलालेखों में किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो प्रियदर्शी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सुबह में पढ़े थे। और पुराणों में उन्हें अशोकवर्धन कहा गया है। हाँ, अशोक नेक्स्ट। हाँ, वो नहीं पूछेगा तुमने तो। अशोक को सामान्यतः उनके शिलालेखों में किस नाम से संदर्भित किया जाता प्रियदर्शी। है? तो ये हो जाएगा प्रियदर्शी। 70। नेक्स्ट। शिलालेखों में किस राजा का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये अशोक। हो जाएगा अशोक। 71। नेक्स्ट। अशोक के पत्थर के स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये वास्तुकला संरचनाओं के भाग थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब सही है। हाँ, अशोक नहीं है। नेक्स्ट। किस उभरी हुई मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा कंगनहल्ली, जो कि कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ अपनी रानी के साथ अशोक का एक पत्थर का चित्र है, जिसके नीचे ब्राह्मणी लिपि में रान्यो अशोक, राजा अशोक लिखा गया है। नेक्स्ट। क्या होता है? किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? मास्की में, मास्की और गुर्जरा दोनों में है। मास्की नेट्यूर और उदेगोलम में है, और गुर्जरा में भी है, चार में है। अशोक का हाँ, इतिहास मुख्य रूप से उनके शिलालेखों से जाना जाता है, और अशोक के 40 से अधिक शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। अशोक के व्यक्तिगत नाम का स्पष्ट रूप से गुर्जरा, मास्की नेट्टूर और उदेगोलम उल्लेखों में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट।
किस शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। 75। किस शिलालेख में अशोक का नाम है गुर्जरा? गुर्जरा, मास्की, उद्गोलन, और कौन सा था? उसी में था। तो गुर्जरा गुर्जर हो जाएगा होगा। एक ही ऑप्शन में। नेक्स्ट। 76। अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ किसे चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया था? बुद्ध का जन्म। ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्हें लुम्बिनी के बलि कर को माफ कर दिया क्योंकि यह बुद्ध का जन्म स्थान था, ये तो कल ही पढ़े थे। भू राजस्व की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। नेक्स्ट। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का दतिया जिला। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। 78। ये वह एकमात्र स्तंभ जिस पर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया है, तो भाब्रू या बैराठ स्तंभ। ऑप्शन डी। डी हो जाएगा। हम्म। नेक्स्ट। 79। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अशोक के शिलालेख। 79। 79। हाँ। हाँ, ठीक है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। मुझे 77 लगा था। 79 77 हिंदी में लिख लोग, रहा। हिंदी में कंफ्यूज हो जाता है। 80। नेक्स्ट। नहीं, वो बात नहीं है, इसमें दिखा रहा था कम, 78 ही दिखा रहा है अभी भी। कहाँ उत्तराखंड में किधर? सम्राट अशोक के कहाँ शिलालेखों की एक 78? प्रति अच्छा कहाँ अच्छा खोजी गई थी? कालसी। 80। डी ऑप्शन कल डी सी। हो जाएगा। कल सी। 81। 81। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थल या स्थान से मिलाना है। धौली। तो धौली कौन सा सही है? तो कितना ये हो पेयर जाएगा। सही है? एक और दो सही है। धौली उड़ीसा में है और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। जोगड़ा उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं। कालसी उत्तराखंड में है, कर्नाटक में नहीं। तो ए और बी, एक और दो होगा, केवल दो युग्म। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये और भी है, ये ना गलत वाला भी पढ़ लेना है एक बार। एक बार इसको पढ़ ही लेना है। पढ़ ठीक तो है। ली। पढ़ ही ली इसको तो। नहीं मतलब कैसे जोगड़ा है? उड़ीसा में है। केवल दो युग्म सही सुमेलित है। धौली उड़ीसा में है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है। पढ़ी तो थी। चलो। जोगोड़ा उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं, और हम्म, कालसी उत्तराखंड ठीक में है। है, कर्नाटक में नहीं। नेक्स्ट। ठीक है। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वय की बात करता है? तो ये हो जाएगा ये शिलालेख 12वां। 12। 12वां शिलालेख। तो पढ़ना है कि हम उसे अलग सब के बारे में दिया हुआ है। नहीं, 11वां शिलालेख धम्म की नीति और बुजुर्गों के प्रति सम्मान की व्याख्या करता है। और 12वां घोषणा करता है कि सच्ची विजय युद्ध से नहीं बल्कि धम्म से है। नेक्स्ट। वही 11 12 दो दिया हुआ है दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में। ये सबको है ना, सारा को याद कर लेना है। पूछता है नहीं तो सब। तो जो थ्योरी पढ़ा होगा वो याद करेगा ही। ये तो एमसीक्यू है ना। इससे कौन सा पूछता है अशोक का कैसे। शिलालेख कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा शिलालेख 13वां। 13वां शिलालेख हो जाएगा। यह कलिंग वर्णन युद्ध करता का है कि राजा प्रियदर्शी ने अपने राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसे जीतने के लिए गहरा पश्चाताप व्यक्त किया। नेक्स्ट। है। किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मोड एक से ज्यादा में क्या? ठीक है, 13 में है ना, नहीं, इसमें इसका दिया हुआ है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। कलिंग विजय का विशेष रूप से अशोक के प्रमुख शिलालेख संख्या 13वें में उल्लेख किया गया है, जो दिए गए विकल्पों ए से डी में मौजूद नहीं है। नहीं है तो कहाँ से होगा? कोई नहीं। नेक्स्ट। 50। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किसके द्वारा प्राप्त ऑटोग्राफ होता में। है? तो ये हो जाए शिलालेख तेरह। 13वां। हम्म। ठीक है, 86। कितना पढ़ाया है? कौन सा अशोक का शिलालेख पूर्णतः धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को 12। समर्पित है? शिलालेख 12। हम्म। हम्म। नेक्स्ट। बाप रे, ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा बड़ा रहता है, इसी में टाइम कट जाता है पढ़ने में।
टाइम निकल गया, जीएस निम्नलिखित में क्या शासकों टाइम में से निकल किसने इस शिलालेख के माध्यम से अपनी प्रजा को सलाह दी थी, जो कोई भी अपने धार्मिक संप्रदाय की महिमा बढ़ाने की दृष्टि गया। से अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह वास्तव में अपने ही संप्रदाय को बहुत गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। अशोक होगा। अशोक। नेक्स्ट। ये ना 12 वाला 12वीं में, है ना। अशोक के प्रमुख शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताता है, उनमें कौन सा शिलालेख शामिल है? तो ये हो जाएगा दूसरा और 13वां। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख हमें ताम्रपर्णी, श्रीलंका के साथ साथ चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र के संगम राज्यों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख नहीं है? तो ये हो जाएगा सातवाहन। नेक्स्ट। टोलेमी अ, फिलेडेल्फस किसके जिसके अशोक के साथ राजनयिक संबंध थे, कहाँ का राजा था? तो ये हो जाएगा मिस्र, इजिप्ट, तुर्मे का राजा था। नेक्स्ट। अशोक का समकालीन तुर्माया कहाँ का शासक था? मिस्र। आ गया ना। नेक्स्ट। इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट। किस राजवंश के, हाँ वही, किस राजवंश के शासकों ने के सीरिया और मिस्र जैसे दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध थे? तो ये हो जाएगा मौर्य। मौर्य। चैप्टरिंग चल हम्म। रहा है हमारी तो। नेक्स्ट। हम्म, अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु क्या है? तो ये हो जाएगा इस एक से अधिक, शांति अहिंसा, बुजुर्गों के समान सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर आधारित थी। उनके 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और सभी समुदायों के सार के विकास का उल्लेख है, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट। 94। अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा कुछ उत्सवों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें संभवतः पशुवध पर भी प्रतिबंध शामिल है? तो ये हो जाएगा स्तंभ शिलालेख 5वां। नेक्स्ट। पंचानवे। देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे पहला शाही आदेश निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा सौगौड़ा ताम्रपत्र, ऑप्शन है। ये यूपी में है, गोरखपुर यूपी में है। हम्म, और तो मौर्य इसी के अभिलेख है, जैसा जिसमें एक देश और के है। अकाल के दौरान उपयोग जाने वाले खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए इसी के जैसा एक शुरुआती और है। शाही आदेश का उल्लेख है। बांग्लादेश में महास्थान हाँ। खुदाते। एक अन्य समान अभिलेख बोगुरा जिले, बांग्लादेश का महास्थान शिलालेख है, जो अकाल के दौरान अपनाए गए राहत उपायों का भी वर्णन करता है। तो नेक्स्ट। समय लगेगा, टाइम भी कथन और कम है। कारण है। खत्म करते हैं, टाइम ओके। कम है। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कुछ का लिंक है, आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।